चलो सर, मैंने तुमको क्या बोला था, बढ़िया वाला अपन लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। ये क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या है, जो जो अपन ने कल पढ़ाई करी ना वो आज अपन लोग वापस से क्विक मैनर में रिवाइज करेंगे और उसके बाद ही अपन लोग आज की पढ़ाई के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है क्या? मैंने बोला हाँ। इसके फायदे क्या होंगे ना, तुम भी जब मुझे सुनोगे ना तो तुमको भी चीजें रिकॉल होती चली जाएगी और तुम्हारा भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता चला जाएगा। यही स्पेशलिटी अपनी फास्ट ट्रैक बैच की कि कल अपन ने क्लास में बहुत बार बोल बोल के रिवाइज किया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद आज भी अपन क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे और फिर जब तुम घर में बैठोगे ना तो तुमको लगेगा कि हमको सब कुछ आता है। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। और उसके अलावा तुमको रिवीजन प्लेलिस्ट भी अवेलेबल करा दी जाएगी। चलो सर, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए चलना, जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं या तो अपने घर पे बोलना या तो फिर चैट बॉक्स में तुम लोग क्या करते चलना सर, लिखते चलना। चैप्टर का नाम था इमर्जिंग एरियाज। क्या बोल रहा हूं मैं? चैप्टर का नाम क्या था? इमर्जिंग एरियाज। चलो सर, अब फाइनली बढ़िया वाला अपन लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं इमर्जिंग एरियाज का। चैप्टर का नाम क्या था सर? इमर्जिंग एरियाज। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने पढ़ा था व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्या बोला था मैंने? मैं इलेक्ट्रिसिटी आज यूज करूंगा, लेकिन 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 मेरे बेटे को भी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, यानी मैं फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखूंगा, यानी कि मैं एड्रेस करूंगा नीड्स ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई थी? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आई थी। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी अगर तुम लोग चैट बॉक्स में लिख के बता देते ना सर तो मजा आ जाता सर, मजा आ जाता। कौन से थे? ESG बोलो मेरे संग, ESG बोलो मेरे संग, जय हिंद नहीं, ESG, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। सर इन्वायरमेंट में किसकी बातें होती थी? अगर आपको याद आता है, नेचर की बातें होती थी। बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनर्जी, क्लाइमेट, जो नेचर के बारे में आता है भाई लिख सकते हो। अंदर कोई भी कीवर्ड अपन ने नहीं पढ़ा था, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सोशल में अपन ने बात करी थी लोगों के बारे में। लोगों के बारे में यानी कौन से लोगों के बारे में? मैंने बोला था मेरे एम्प्लॉय के बारे में भी बात करूंगा, मेरे वैल्यू चेन वालों के बारे में भी बात करूंगा, यानी लेबर रिलेशंस देखूंगा और वैल्यू चेन। लेबर रिलेशंस यानी एम्प्लॉय, वैल्यू चेन यानी सप्लायर कस्टमर। क्लियर? यानी मैं लोगों के साथ मेरे रिश्ते देखूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? गवर्नेंस में मैंने बोला था 2 प्रकार का गवर्नेंस होता है, इंटरनल गवर्नेंस, एक्सटर्नल गवर्नेंस। इंटरनल गवर्नेंस यानी कि मेरी इंटरनल प्रैक्टिसेस टू गवर्न, और एक्सटर्नल गवर्नेंस यानी कि मेरा लॉ के साथ में कंप्लायंस। और एक और चीज पड़ी थी इधर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर। अब ESG रिपोर्टिंग में मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा। सर अरे कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे? अबे ESG वाली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा। क्लियर है? ESG में बताऊंगा और ये जो जानकारी है ये क्वांटिटेटिव भी रहेगी, क्वालिटेटिव भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने पढ़ा था नेम 17 SDGs। मैंने क्या बोला था? यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स मिली है और इन लोगों ने मिलकर ब्लूप्रिंट बनाई है। क्या बनाई है? आहा, ब्लैक प्रिंट नहीं, ब्लूप्रिंट बनाई है, जिसमें इन लोगों ने लिखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर, बात तो समझ में आती है। मैंने बोला भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए पैसा कौन देगी? कंपनी देगी कि इंडिविजुअल देंगे? मैंने बोला कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा होता है। कंपनी क्या करेगी? इनोवेशन करेगी, बढ़िया वाला। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। सर क्या थे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? मैंने बोला था MCQ के लिए खाली एक बार पढ़ लेना, 17 सेफिल। सब लोग चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे 17 सेफिल, तो आपके भाई को आ जाएगा आनंद। देखो सर, 5C, 3E, 3P, 2H, 2I, 2L। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। भाई साहब 5C कौन से थे? बड़े ध्यान से देखना सर। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन। 3E कौन से थे? मैंने बोला क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 3P कौन से थे? मैंने बोला नो पॉवर्टी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मैंने बोला 2H कौन से थे? जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। आहा, अच्छी हेल्थ रखनी चाहिए। 2I कौन से थे? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। और 2L कौन से थे? लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। 1-2 बार पढ़ेंगे, MCQ पर्पस में पहचानने को आ सकता है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सब लोग चैट बॉक्स में अगर मेरे को ग्लोबल ट्रेंड्स लिख के बता देंगे ना भाई साहब, तो ICI खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए 70+ की मार्कशीट बना के। कौन से थे सर? GRI, CDP, IIRC। इसमें से भी एक वो था जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, जिसका नाम था GRI। GRI कौन यूज करता था? मैंने बोला 93% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 250 कॉर्पोरेशन। दुनिया की 250 बड़ी कंपनियों में से 93% GRI यूज करती थी। ओवर 100 कंट्रीज में इसको यूज किया जाता था। एम्स्टरडेम, नेदरलैंड्स में ये बेस्ड था। सर GRI से है ना मेरे को कुछ याद आया था।
जीआरआई से मेरे को याद आता है सी, याद है तुमको जीआरआई से क्या याद आता है सी, यानी कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव किसके बारे में बात करता था, सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स के बारे में। क्या बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर सी के बारे में बात करता था। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है ना, किसके बारे में बात करता था, मैंने बोला कार्बन मतलब क्या समझ में आ रहा है तुमको, वो जो कार्बन गैसेस निकलती है ना, हाँ बस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट से मेरे को याद आता था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और नेचर की बातें, कुछ भी लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फॉरेस्ट वगैरह लिख सकते हो। और फिर अपन ने पढ़ा था इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड के नाम में ही क्या है सर, इंटीग्रेटेड, वाह वाह वाह। इंटीग्रेटेड से क्या याद आता है सर, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, सर नाम में ही क्या इंटीग्रेटेड, तो क्या बनेगी सर अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। मजा आया कि मजा नहीं आया, हाँ सर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनेगी। ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में है ना सारी बातें होंगी बिजनेस की, यानी कि बिजनेस का मॉडल, बिजनेस के रिस्क, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की स्ट्रेटेजी। बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। उसके बाद अपन ने पढ़े थे 6 कैपिटल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग या 6 सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जिसमें अपन ने पढ़ी थी अय्यर भाई की फैमिली। कौन है भाई, 6 सीज की फैमिली है, बोले तो अय्यर भाई की फैमिली है, जिसमें रहते हैं वो खुद ही, उनके फादर, उनके मदर, उनकी नानी, उनकी सिस्टर। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। आई फॉर अय्यर भाई, आई फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, क्लियर है, हाँ सर। एच फॉर ही, एच फॉर ह्यूमन कैपिटल। F for father, F for financial capital, M for mother, M for manufactured capital, N for नानी, N for natural capital और S for sister, S for social capital। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में मैंने क्या पढ़ा था सर, अय्यर भाई है साइंटिस्ट, उनमें बहुत है फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, क्योंकि देश का फ्यूचर है साइंस। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अय्यर भाई क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देश के लिए नया बनाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अगर मैं पहले कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करता था, मैं क्या बोल रहा हूं सर, अगर मैं पहले कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करता था और अब मैं पेटीएम में डिजिटल पेमेंट, मैं अब क्या बोलूंगा भाई तुम पेटीएम करो, तो ये एग्जांपल इंटेलेक्चुअल कैपिटल का, जिसमें अपन ने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन भी देखा था। और इसमें आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर। फिर मैंने बोला था ह्यूमन कैपिटल, मेरे को मेरी टीम बनानी है, ड्रीम 11 पे नहीं असली में, क्लियर है। तो मैं क्या देखूंगा, लोगों की स्किल देखूंगा, जो स्किलफुल होगा मेरे टीम में आएगा, ह्यूमन राइट्स देखूंगा और लोगों की मैं लॉयल्टीज एंड मोटिवेशन देखूंगा। ठीक है सर, मैंने आप ये पढ़ा था कि भाई लोगों को क्या रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। फिर फाइनेंशियल कैपिटल में है ना, मैं फंड्स की बात कर रहा था, यानी मैं पैसे ले रहा था, ठीक है। ये पैसा मैं उठा सकता हूं डेट के द्वारा भी, ये पैसा मैं उठा सकता हूं इक्विटी के द्वारा भी, क्लियर है क्या, हाँ सर। फिर मैं बात करता मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल की, जिधर मशीन्स और इक्विपमेंट के बारे में बात आ रही थी, जो भी मैं मशीन्स वगैरह यूज कर रहा हूं, क्लियर है। और फिर अपन ने पढ़ा था नेचुरल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल में वही होगी नेचर की बातें, वाटर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं लोन लेकर के मशीन परचेस कर रहा हूं ना, तो तुम मेरे को बताना वो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल है या फाइनेंशियल कैपिटल। अपन ने बोला था वो है फाइनेंशियल कैपिटल। बात समझ में आती है क्या, मैंने बोला हाँ सर बात समझ में आती है। और चाहे मैं फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, नेचुरल, ह्यूमन कोई भी कैपिटल लिखूं ना, एक लाइन तो भाई चिपका के ही आ जाना उसको। ये क्या है ना, इनपुट फॉर प्रोडक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर है। और एंड में अपन ने देखा था सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल बात कर रहा था रिश्तों के बारे में, रिलेशंस के बारे में, रिश्ते किसके साथ, एम्प्लॉइज के साथ में, वैल्यू चेन वालों के साथ में, वही जो अपन ने ईएसजी में पढ़ा था ना सोशल, हाँ सर, किसके साथ में, एम्प्लॉइज के साथ में, और किसके साथ में, अपने वैल्यू चेन वालों के साथ में, रिलेशंस बिटवीन ईच कम्युनिटी आप लिख सकते हो, जो अपन ने ईएसजी में पढ़ा था ना वही लाइन लिख सकते हो, और वैल्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। फिर एक फालतू सी लाइन अपन ने पढ़ी थी, पता है क्या, एशिया पैसिफिक रीजन में 60% कंपनीज ने रिपोर्ट किया था 2022 में, यानी उन लोगों ने क्या करी थी, ईएसजी रिपोर्टिंग करी थी। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन है मिडिल ईस्ट में, क्लियर है। फालतू सी लाइन थी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। अगला था ग्लोबल सिनेरियो इन वेरियस कंट्रीज, क्या है ना सर, 2 कंट्री देखी थी। अगर तुम वो 2 कंट्री का नाम मेरे को चैट बॉक्स में बता देते ना सर, तो एकदम जीवन आनंदमय हो जाता भाई। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ। जैसे भारत में सेबी होता है, यूएस में होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। उन लोगों ने बोला है कि कुछ चीजों का क्या करना भाई साहब, डिस्क्लोजर करना। उन लोगों ने ऐसा मार्च 2022 में बोला था। सर पता है यूएस में जाने में ना बहुत रिस्क है, अगर तुमको यूएस में सेटल होना हो ना तो एनालिसिस करके जाना। क्या थी मेमोरी टेक्निक, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फाइनेंशियल, रिस्क मैनेज, एनालिसिस। देखो सर 3 रिस्क थे, एक एनालिसिस था। यूएस में बहुत रिस्क है, जाना हो तो एनालिसिस करके जाना। सब लोग चैट बॉक्स में अगर मेमोरी टेक्निक लिखेंगे ना, या घर पे जोर से चिल्ला के बोलेंगे ना मेमोरी टेक्निक, तो मजा आ जाएगा सर। कंपनीज क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, कंपनी अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रही है। कौन से रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को, मैंने बोला नहीं सर क्लाइमेट रिस्क को। कंपनीज क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, वो रिस्क कैसे फाइनेंस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, यानी वो रिस्क कैसे मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, कैसे रिस्क को मैं मैनेज कर रहा हूं, मिटिगेट कर रहा हूं। और एनालिसिस, एनालिसिस बोले तो सिनेरियो एनालिसिस, ट्रांजिशन प्लान्स एंड पब्लिकली अनाउंस्ड क्लाइमेट गोल्स। मजा आया सर, हाँ सर ये तो बहुत ईजी था, कल अपन ने क्लास में इसको बार बार बोल के याद भी करा था। यूनाइटेड किंगडम, जैसे भारत में होता है कंपनीज एक्ट 2013, सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम में होता है कंपनीज एक्ट 2006।
क्लियर है? मैंने बोला हाँ, उनको मैं कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगाऊंगा, लेकिन कभी अगर उनके जो एम्प्लॉइज है ना मोर देन 500 एम्प्लॉय, यानी एक ऐसी कंपनी जिसके पास मोर देन 500 एम्प्लॉय है, या एक ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, मंथली टर्नओवर नहीं, एनुअल टर्नओवर ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 500 पाउंड मिलियन से ज्यादा है। यानी यहां भी 500 देखना था, यहां भी 500 देखना था, एम्प्लॉय भी मोर देन 500 और पाउंड 500 मिलियन से ज्यादा, या तो अगर वो कंपनी लिस्टेड है। इन तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ना, तो मैं उन पे कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगाऊंगा। पता है कौन से? यूके के लोगों को देख के पता है मेरे को क्या आती है? मैं एक बार गया था यूके, तो वहां के लोगों को देख के मेरे को पता है क्या आई? हंसी। हंसी आ गई भाई मेरे को, तो कैसे कैसे लोग हैं उधर। तो क्या क्या बात मेरे को करनी है? रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, एच फॉर ह्यूमन राइट्स, ए फॉर एंटी करप्शन एंटी ब्राइबरी, एस फॉर सोशल मैटर्स, ई फॉर कंपनी के एम्प्लॉइज और ई फॉर एनवायरमेंट इंक्लूडिंग कंपनीज इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, हंसी का डिस्क्लोजर करता गया मैं। सर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और बीआरएसआर करके कुछ पढ़ा था क्या? मैंने बोला हाँ जी पढ़ा तो था। सेबी ने बोला कि भाई इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अपने को करनी है। सर कौन सी कंपनी करेगी, कितनी कंपनी करेगी, तुम मेरे को लिख के बताओगे क्या चैट बॉक्स में? मैंने बोला टॉप 500 लिस्टेड कंपनी करेगी, वॉलंटरी बेसिस पे, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूं बीआरएसआर की, यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो सेबी ने बोला कि 500 नहीं, 1000 लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा। और ये 1000 लिस्टेड कंपनी कैसे निकालूंगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निकालूंगा। सर बीआरएसआर कब से मैंडेटरी हुआ? मैंने बोला 2022-23 से मैंडेटरी हुआ। देखो अपन ने याद भी किया था 2-2 बार की टेक्निक से। क्लियर है क्या? हाँ सर। सर ये बीआरएसआर में क्या होते हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है, तुमको याद हो तो। सेक्शन ए का नाम सब लोग लिखेंगे क्या प्लीज? सेक्शन ए का नाम है जनरल डिस्क्लोजर्स। सब लोग लिखेंगे क्या चैट बॉक्स में? सेक्शन ए का नाम है जनरल डिस्क्लोजर्स। सर जनरल डिस्क्लोजर यानी क्या था? मैंने बोला धंधे की डिटेल। देखो सर मैं क्या करता हूं, यानी मैं कौन हूं? कंपनी हूं। तो सारा मैं क्या करता हूं? मैं कौन से प्रोडक्ट बनाता हूं, कौन सी सर्विस देता हूं, मेरा ऑपरेशंस क्या है, यानी मैं क्या काम करता हूं, मेरे एम्प्लॉइज कौन है, मेरी होल्डिंग कौन है, मेरी सब्सिडरी कौन है, मेरी एसोसिएट कौन है। भाई सिंपल सिंपल सी जनरल धंधे की बातें। सेक्शन भी बात करता है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर्स, यानी मैनेजमेंट कौन है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, यानी मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, गवर्नेंस में कौन है, लीडरशिप में कौन है, ओवरसाइट कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह। और सेक्शन सी बात करता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर की। सर ये प्रिंसिपल वाइज की 2 कैटेगरी पढ़ी थी क्या अपन ने? क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने बोला 2 कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। एक था एसेंशियल इंडिकेटर्स, एक था लीडरशिप इंडिकेटर्स। एसेंशियल इंडिकेटर्स का दूसरा नाम है मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। लीडरशिप इंडिकेटर बोले तो ऑप्शनल डिस्क्लोजर, यानी इसमें बेसिक डेटा आएगा और क्योंकि ये ऑप्शनल है यहां पे एडिशनल डेटा आएगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। सर बेसिक डेटा के कुछ एग्जांपल दोगे? मैंने बोला ट्रेनिंग प्रोग्राम का डेटा, इन्वायरमेंटल डेटा, एंटी करप्शन एंटी ब्राइबरी पॉलिसी। क्लियर है? सर ये लीडरशिप, यहां पे कुछ एग्जांपल दोगे एडिशनल डेटा के? मैंने बोला लाइफ साइकिल असेसमेंट, मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, मैंने बोला एडिशनल डेटा, मैंने बोला अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डीलर्स। क्लियर है? मैंने बोला हाँ। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर, जहां पे ऑल पॉइंट्स अपने को पढ़ते हुए चलने हैं। सर जिंदगी में सबसे ऊपर मेरे डैश थे, जिंदगी में सबसे ऊपर थे मेरे डैश, जिंदगी में सबसे ऊपर थे मेरे उसूल। मेरे उसूलों के बाद क्या थी? मेरी सेफ्टी। मेरी सेफ्टी के बाद थी मेरे एम्प्लॉइज की सेफ्टी। मेरे एम्प्लॉइज की सेफ्टी के बाद थी अदर स्टेक होल्डर्स की सेफ्टी। यानी ये देखो, ये तो 3 अंदर वालों की हो गई, मेरी सेफ्टी, मेरे एम्प्लॉइज की, मेरे स्टेक होल्डर्स की। उसके बाद मैं बाहर वालों की सेफ्टी की बात करता हूं, जनता की सेफ्टी, एनवायरमेंट की सेफ्टी, सरकार की सेफ्टी। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? देश के लिए कर रहा हूं क्या? ना भाई, मैं मेरी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, मेरे कंज्यूमर्स के लिए कर रहा हूं। क्लियर था क्या? मैंने बोला हाँ सर, क्लियर था क्लियर था क्लियर था। यानी 9 प्रिंसिपल्स कौन से थे अपने? बड़े ध्यान से देखना। मेरे उसूल, मेरे उसूल बोले तो मेरे एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल 2 क्या था? मेरी सेफ्टी। मेरी सेफ्टी बोले तो सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे एम्प्लॉइज की सेफ्टी, एम्प्लॉइज की सेफ्टी बोले तो प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। उसके बाद मेरे स्टेक होल्डर्स की सेफ्टी, यानी रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद क्या आ रहा है सर? जनता की बात आ रही है। जनता कौन होती है सर? ह्यूमन होती है, तो रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। मैंने एक बात बताई थी, प्रिंसिपल 3 में प्रमोट, प्रिंसिपल 4 में रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल 5 में रिस्पेक्ट एंड प्रमोट। हाँ जी बताई थी, मस्त याद आ गया सर। उसके बाद प्रिंसिपल 6 में एनवायरमेंट की बात चल रही थी, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, अपन ने बोला एनवायरमेंट की सेफ्टी। प्रिंसिपल 7 में मैंने बोला सरकार की सेफ्टी, यानी इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। देखो पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। क्लियर है सर। फिर प्रिंसिपल 8 में मैंने क्या बोला? ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि ग्रोथ आ गया इधर, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। और क्या आ गया? कंज्यूमर्स, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब देखते हैं अपन अंदर की प्यारी प्यारी सी बातें। प्रिंसिपल 1 बहुत सिंपल सी बात कर रहा था, बिजनेस डिसीजंस आर ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ये लाइन आपको
दी गई होगी क्वेश्चन में और बोलेंगे एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स बताओ। जब भी वो लोग तुमको बोले एसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स बताओ, यानी तुमको अंदर का क्या लिखना है सर, 4-5 पॉइंट लिखने, अंदर के बढ़िया से कंटेंट लिखने। मैंने बोला एथिक्स के 2 पॉइंट अपन ने देखे थे, ट्रांसपेरेंसी का 1 पॉइंट अपन ने देखा था, अकाउंटेबिलिटी के 2 पॉइंट अपन ने देखे थे। याद आता है क्या? चैट बॉक्स में लिखते चलना, नहीं लिख रहे हो ना भाई तो भाई घर पे बोलते हुए चलना। एथिक्स का मैंने पता है क्या पॉइंट लिखा था, मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा, जैसे राहुल गांधी ने एक बार बोला था ऐसी मशीन बनाऊंगा एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वैसे मैं बोल रहा हूं मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि मैं एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, ये पॉलिसी मैं मेरे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करा दूंगा। किसको? याद है अपन ने बोला था एम्प्लॉइज को। मैंने बोला हाँ सर, ये पॉलिसी मैं मेरे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराऊंगा। एडवर्स इफेक्ट्स के केस में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर रखूंगा। मैंने बोला देखो जो पहले 2 पॉइंट है ना वो एथिक्स वाले हो गए, तीसरा जो पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंसी वाला हो गया। एडवर्स इफेक्ट के केस में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स रखेंगे और चौथा 5वां पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। क्या मैंने बोला? भाई मैं तो डूबूंगा, तुमको भी साथ में ले डूबूंगा सनम। इसका मतलब मैं तो एथिक्स फॉलो करूंगा लेकिन वैल्यू चेन वालों को भी बोलूंगा कि भाई तुम भी एथिक्स फॉलो करो, और अगर वो लोग वायलेट करते हैं 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर तो मैं प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करूंगा उन लोगों को। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, ये था प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 2 बात कर रहा था सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने क्या बोला था? सेफ का उल्टा होता है RRR, क्योंकि सेफ स्टंट एक होते हैं और RRR में जो डेंजरस स्टंट जूनियर एनटीआर ने करे हैं वो एक होते हैं। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। ये बोलता है कि एंटिटीज मेक श्योर कि जो गुड्स एंड सर्विस है रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर्स। क्लियर है? हाँ सर, बेटर लाइफ मिलनी चाहिए कंज्यूमर्स को। इसमें कौन से 3 R देखे थे? सबसे पहला मेरे को एजुकेट करना है मेरे कंज्यूमर्स को उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। मेरे को मेजर्स लेने हैं कि मैं जो हूं ना रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करूं, और मेरी जो प्रोडक्शन मेथड है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रिसोर्स यूसेज है ना वो मैं मिनिमम करूं, यानी मिनिमम इनपुट में मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दूं। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या बात कर रहा था? प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। क्या है ना, मैं कल को सीए बन के, मैं तो सीए बन गया, तुम कल को सीए बन के क्या एक्सपेक्ट करोगे? पेमेंट तुमको टाइम पे मिल जाए, लिविंग वेजेस तुमको मिल जाए, वर्क एनवायरनमेंट सेफ हो, वर्क लाइफ बैलेंस वाला हो और फ्री ऑफ हैरेसमेंट हो। ये 5 पॉइंट अपन ने याद कर लिए थे। क्लियर है? हाँ, बाकी के एमसीक्यू के लिए देख लिए थे। क्या था? कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी तुम्हारे पीएफ में तुमको टाइम पे पैसा मिल जाए। हाँ सर, पीएफ में टाइम पे पैसा मिल जाना चाहिए। जो हमारा एम्प्लॉयर है वो पीएफ में टाइम पे पैसा डाले। जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना वो तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हारी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करे और तुमको वो मना ना करे। तुम किसी भी यूनियन का पार्ट हो सकते हो, जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हो, कर सकते हो। जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना उसको चाइल्ड लेबर प्रिवेंट करना है, बॉन्डेड लेबर प्रिवेंट करना है, इनवॉलंटरी लेबर प्रिवेंट करना है। क्लियर है क्या? हाँ। वर्क लाइफ बैलेंस तो अपन ने देख लिया, टाइमली पेमेंट भी देख लिया, लिविंग वेजेस भी देख लिया, सेफ एनवायरनमेंट भी देख लिया, फ्री ऑफ हैरेसमेंट भी देख लिया। यहां पे देख लिया ना याद करने के लिए। हाँ, फिर अपन ने क्या बोलते हैं? स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। तुमको टाइम पे क्या मिलनी चाहिए? ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि तुम लोग जिंदगी में क्या कर पाओ? आगे बढ़ पाओ। सिंपल है। हाँ सर। प्रिंसिपल 4 रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। मैंने बोला था स्टेक होल्डर कैसे खुश होगा? 1 रुपए वाली बात से खुश होगा, सब लोग बोलेंगे 2 बिना रुपए वाली बात से खुश होगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। रुपए वाली बात यानी कि फेयरली शेयर बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स। याद है तुमको? डिविडेंड उसको देंगे, हाँ सर, शेयर करेंगे उसके साथ बेनिफिट्स। बिना रुपए वाली बात यानी डिटरमाइन करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन के बारे में बताएंगे और ट्रांसपेरेंटली उसके साथ सब कम्युनिकेट करेंगे। अरे भाई साहब मैसेज आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंटली अरे 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 शांत हो जा मेरे फोन, शांत हो जा। ट्रांसपेरेंटली उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। किसके बारे में कम्युनिकेट करेंगे? तो भाई ऑपरेशंस के क्या इंपैक्ट है पीपल के ऊपर, यानी अपन जो काम कर रहे हैं ना उसका देश पे क्या इंपैक्ट है, लोगों पे क्या इंपैक्ट है, नेचर पे क्या इंपैक्ट है। क्लियर है क्या? हाँ सर, नेचर पे क्या इंपैक्ट है, लोगों पे क्या इंपैक्ट है। प्रिंसिपल 5 बात करता था रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स होते हैं राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी। तो पहले जो कंपनी है ना वो उसको समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, फिर पॉलिसी में डालेगी और फिर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगी। समझो, पहले वो समझेगी यानी अंडरस्टैंड करेगी ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ के, फिर वो इंटीग्रेट करेगी उसको अपनी पॉलिसी में और बाद में वो रिस्पेक्ट करेगी ह्यूमन राइट्स। यानी पहले किसी भी एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल 6 वाज अबाउट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। याद है मैं एक धंधा कर रहा था, तुम मेरे को लिख के बताओ कि कौन सा धंधा कर रहा था? मैं एक कंपनी के साथ में कंपीट कर रहा था, तो मैं क्या बना रहा था? मैं बना रहा था नोटबुक। बिल्कुल राजश्री, मैं क्या बना रहा था? नोटबुक बना रहा था। तो भाई नोटबुक बनाते वक्त मेरे को पता चला कि मैं 10 झाड़ काट रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया ना, मैंने मेरे परफॉर्मेंस को मेजर किया कि मैं 10 झाड़ काट रहा हूं। फिर मैंने देखा क्लासमेट वाला तो 5 ही झाड़ काट रहा है, यानी मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं मेरे कम झाड़ काटूंगा और कंपनसेट करने के लिए मैं और झाड़ उगाऊंगा, यानी मैं रिसोर्स का कम यूज करूंगा और चीजों को रेक्टिफाई करूंगा। क्लियर? ये देखा था, बस वही है।
सबसे पहले मैं मेजर करूंगा मेरा परफॉर्मेंस कि साला मैं तो 10 झाड़ काट रहा हूं, मैं ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा हूं फॉरेस्ट का, क्लियर है? हाँ सर। फिर मैं कंपेयर करूंगा इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कि वो लोग कैसे रिड्यूस रियूज रिसाइकल कर रहे हैं, क्लासमेट वाला तो खाली 5 ही झाड़ काट रहे हैं। फिर मैं मेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। हाँ सर। कैसे इंप्रूव होगी परफॉर्मेंस? हवा में तो होगी नहीं, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, यानी मैं ऑप्टिमम मैनर में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, कम झाड़ काटने की कोशिश करूंगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा। रेक्टिफाई कैसे करूंगा? मैंने बोला और झाड़ उगा के मैं रेक्टिफाई करूंगा। एक और पॉइंट अपन ने देखा था क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस का, एमसीक्यू पर्पस के लिए क्या देख सकते हो इसको, हाँ ये पॉइंट को देख सकते हो। बाकी 5 पॉइंट याद करके जाओगे तो चल जाएगा, 4-5 पॉइंट तुमको याद करके वो चलना है, क्लियर है? हाँ। प्रिंसिपल नंबर 7 वाज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। मैंने बोला इसमें अपन पता है काय की पॉलिसी देखते थे, सीबीआई की पॉलिसी। हाँ सर, हाँ याद आता है सर। सी फॉर फेयर कंपटीशन, बी फॉर बीआरएसआर, आई फॉर इंडस्ट्री चैम्बर। देखो सर मैं क्या बोल रहा हूं ना, कल को अगर आप सीए बन गए और आप 20 रुपए में आईटीआर फाइल करने लग गए तो ये तो गलत बात है ना। हाँ सर, बहुत गलत बात है। तो आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जिसमें फेयर कंपटीशन बनी रहे। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग 20-20 रुपए में आईटीआर भर रहे हो, क्लियर है? तो फेयर कंपटीशन कभी भी एग्जाम में दिखे तो वो प्रिंसिपल से मैंने। उसके अलावा पता है मैंने क्या बोला, बी, यानी कि जब भी मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा मेरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी एडवोकेसी में, तो मैं सारे के सारे 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर को ध्यान में रखूंगा, कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर को ध्यान में रखूंगा। यानी जब भी मैं मेरी पॉलिसी बनाऊंगा ना कंपनी के लिए, तो 9 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाऊंगा। और एंड में अपन ने क्या देखा था, ट्रेड ग्रुप और इंडस्ट्री चैम्बर। जब भी मैं हिस्सा हूं ट्रेड ग्रुप का, जब भी मैं हिस्सा हूं इंडस्ट्री चैम्बर का, तो प्रिंसिपल नंबर 7 लगेगा। सर मेरे को एक बात बताना सर, ट्रेड ग्रुप का पार्ट होना एसेंशियल था या लीडरशिप था? मैंने बोला एसेंशियल था। याद है ट्रेड ग्रुप का पार्ट होना क्या था, एसेंशियल था, लेकिन ट्रेड ग्रुप में जाकर के अपनी राय देना, इनपुट देना, वो लीडरशिप था। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये एसेंशियल इंडिकेटर था ट्रेड ग्रुप का पार्ट होना। और लीडरशिप क्या था सर? लीडरशिप क्या था? मैंने बोला वहां पे जाके इनपुट देना लीडरशिप था, वहां पे जाके इनपुट देना ऑप्शनल था। प्रिंसिपल 8 अपन ने पढ़ा था, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, यानी कि अपन क्या कर रहे थे, देश का विकास कर रहे थे। मैंने क्या बोला, बनाओ बनाओ हटाओ। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे बनाओ बनाओ हटाओ। सर क्या बनाओ? मैंने बोला क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाओ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। सर क्या बनाओ? मैंने बोला लोकल डेवलपमेंट करो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। सर क्या हटाओ? मैंने बोला रिलोकेशन ऑफ कम्युनिटीज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है ना तो उनको फेयर कंपनसेशन दे देना, उनकी बस्ती को मत उखाड़ना, अगर उखाड़ रहे हो तो फेयर कंपनसेशन दे देना, ठीक है? सर मैं क्या कर रहा था पता है, फिर इंपैक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, और एडवर्स इंपैक्ट को ट्रैक कर रहा था। मैंने बोला हाँ सर मैं आइडेंटिफाई करूंगा, एड्रेस करूंगा इंपैक्ट को, और अगर एडवर्स इंपैक्ट होंगे तो उसको मैं करूंगा ट्रैक। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सर काहे के इंपैक्ट की बात कर रहे हो, जरा ई तो बताओ हमका। मैंने बोला भाई सिंपल है, इंपैक्ट जो कि पड़ रहा है, ये जो मैं डेवलपमेंट वगैरह कर रहा हूं ना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, क्लियर है क्या? हाँ। और एक और पॉइंट अपन ने इसमें देखा था, एक और पॉइंट देखा था कि ट्रेडिशनल नॉलेज से अगर अपने को कुछ भी पैसा मिल रहा है ना सर, तो वो गांव वाले लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्लियर है? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, हैंडीक्राफ्ट अगर मैं बना के गया हूं, शहर में बेचा है, तो भाई जो भी पैसा आएगा उसके बेनिफिट्स मेरे को शेयर करने गांव वालों के साथ, ट्रेडिशनल नॉलेज से जो भी मेरे को पैसा मिला है। प्रिंसिपल 9 अपन ने देखा था, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। वैल्यू बोले तो मैंने बोला आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल शेयर कौन सा है, एमआरएफ। एमआरएफ शेयर्स के इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं सर। मिसलीडिंग एड, याद है भाई एक्स वाले कैसी एड करते थे? मैंने बोला हाँ सर मिसलीडिंग एड। आर फॉर रिड्रेसल, एफ फॉर फ्रीडम ऑफ चॉइस, और इंपैक्ट बोले तो नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट। सर एम, मैंने क्या बोला, मिसलीडिंग एड क्या है, आपको कभी भी प्रोडक्ट पे मिसलीडिंग एड नहीं देनी है। आर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो तो आपको कस्टमर केयर नंबर देना है, रिड्रेसल बढ़िया करना है। एफ फॉर फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप डीओ लेने जाओ तो आपके पास 1000 कंपनी के ऑप्शन होने चाहिए, क्लियर है? हाँ सर। एमआरएफ शेयर्स का इंपैक्ट बोले तो मेरे को रिड्यूस करना है नेगेटिव इंपैक्ट, मैं कंपनी हूं ना तो मैं कम हार्मफुल केमिकल डालूंगी, यानी मैं क्या करूंगी, रिड्यूस करूंगी नेगेटिव इंपैक्ट और डिस्क्लोज करूंगी एडवर्स इंपैक्ट, जैसे कि विमल पान मसाला के पैकेट पे होते हैं। उसके अलावा कस्टमर डेटा को प्राइवेट रखना है, बाहर लीक मत कर देना पागलों के जैसे, क्लियर है? फिर क्या देखा था, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे दाल चीनी, तो उसका यूनिवर्सल एक्सेस देते रहना। हाँ, और इन्फॉर्म करना कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना कि भाई तुम रिड्यूस रियूज रिसाइकल करो। मैंने बोला था प्रिंसिपल 2 में कंपनी रिड्यूस रियूज रिसाइकल कर रही थी, प्रिंसिपल 9 में हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो रिड्यूस रियूज रिसाइकल करेंगे। लेकिन तुम मेरे को बताओ, अगर मैं कंज्यूमर्स को एजुकेट कर रहा हूं उनके राइट्स के बारे में, तो वो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? अगर मैं कंज्यूमर्स को एजुकेट कर रहा हूं उनके राइट्स के बारे में, तो कौन सा लगेगा? तुम चैट बॉक्स में लिख के बताना। सर लगेगा प्रिंसिपल नंबर 2, क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अगला देखा था SSAE 3000, क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000। सिंपल है सर, भाई BRSR 22-23 से मैंडेटरी हुआ था SSAE 3000+1,
23-24 से मैंडेटरी हुआ था, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं देखना था। मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बीआरएसआर, मैंने बोला रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, फाइंडिंग्स रिपोर्ट। सर ध्यान से देखना इसको, पहले करूंगा प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ईएसजी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिव्यू कर लिया था तो एक बंदा आया था जो कर रहा था ऑन साइट असेसमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ईएसजी रिपोर्ट। ऑन साइट असेसमेंट उसने कर लिया तो उसने मेरे को दे दी थी असेसमेंट रिपोर्ट और असेसमेंट स्टेटमेंट। ये हो गए रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, पहले हो गए 3 रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। अब सर रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, ये तो हो गया, प्रिलिमिनरी रिव्यू हो गई, हाँ, ऑन साइट असेसमेंट हो गया, हाँ, इशुएंस ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट असेसमेंट स्टेटमेंट मिल गई, हाँ। अब फाइंडिंग्स रिपोर्ट, यानी रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑन फाइंडिंग्स, सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स, और एंड में बन जाएगी प्यारी वाली रिपोर्ट फाइनल रिजल्ट को लेकर के, यानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट। रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, फाइंडिंग्स रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, बार बार इसको याद किया था। रोल ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करता हूं सर। ऑडिटर का रोल क्या है, आने की चांस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि नवंबर 24 में डिस्क्रिप्टिव इसका होके गया। सर 3 पॉइंट अपन ने देखे थे क्लाइमेट के बारे में। सर क्या थे पता है, तीनों सेम ही थे, पागल हो जैसे इन लोगों ने अलग अलग पॉइंट बनाए अपने को बनाने के लिए। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कैसे रेलेवेंट है ऑडिट के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे एड्रेस किया गया, और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे डिस्क्लोज किया गया। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क कैसे रेलेवेंट है ऑडिट के लिए। अब क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे एड्रेस किया गया ऑडिट रिपोर्ट में, और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे डिस्क्लोज किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर है 3 क्लाइमेट वाले पॉइंट? हाँ सर 3 क्लाइमेट वाले पॉइंट तो क्लियर है, 3 क्लाइमेट वाले पॉइंट तो क्लियर है। फिर अपन ने देखे थे ऐसे 200, ऐसे 701, 706, 720 के पॉइंट, जो कि तुमको अभी समझ में नहीं आएंगे, जब अपन वो रेलेवेंट ऐसे करेंगे उसके बाद तुमको समझ में आएंगे। ऐसे 200 का पॉइंट है, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, टू एनेबल ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऐसे 701 बात करता था मैटर्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस के बारे में, ऐसे 706 बात करता था ईओएम पैरा के बारे में, और ऐसे 720 बात करता था अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। खाली जितना हाईलाइट किया अभी उतना ही देखना है, क्योंकि बाकी के पॉइंट तुमको वो ऐसे पढ़ने के बाद समझ में आएंगे। लेकिन ऐसे का नाम नंबर लिखना नहीं है, क्योंकि आंसर में लिखा नहीं गया है। जितनी चीजें मैंने मेरे मैजिक चार्ट्स में लिखी है, केवल उतनी ही चीजें तुम लोगों को लिखनी है। क्या तुमको मजा आया कि मजा नहीं आया? ये था अपना टहलके वाला, जबरदस्त वाला, जोरदार वाला रिवीजन ऑफ इमर्जिंग एरियाज SDG। लाइक अगर अभी तक नहीं किया ना भाई, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग।